वेन अपना व्यवसाय पैक करने और शहर से भागने के लिए भी तैयार था, लेकिन जॉन ने वेन के कायरतापूर्ण व्यवहार को रोक दिया और उसके सामने एक रहस्य कबूल कर लिया। पता चला कि गेंद का पक्षाघात कार के कारण नहीं हुआ था, बल्कि एक अवांछित आत्महत्या का परिणाम था। उस समय एक आदर्श व्यक्ति के रूप में धामू हमेशा आसानी से सफलता प्राप्त कर सकता था, जिससे उसके आसपास के सभी लोग खुश रहते थे। हालांकि एक अन्य तैराकी प्रतियोगिता में धामू ने केवल रजत पदक जीता। यह भी 10 अंकों का बढ़िया स्कोर था, लेकिन धामू चैंपियनशिप नहीं जीत पाया, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस था। अंत में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया और एक इमारत से कूदकर आत्महत्या करने का विकल्प चुना। नतीजतन वह गिर गया और जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो गया। धामू ने मूल रूप से अपने जीवन के बाकी हिस्से को गरीबी में बिताने की योजना बनाई थी, जब तक कि भाई वेन प्रकट नहीं हुए, जिससे उन्हें जीवन की नई समझ मिली। यह पता चला कि जब कोई व्यक्ति अपने सपनों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, तो वह वास्तव में एक उज्जवल प्रकाश की तरह हो सकता है, जो अपने आसपास के लोगों को रोशन कर सकता है, जो अंधेरे में फंसे हुए हैं। जॉन को भाई वेन पर दिल से गर्व है और वह यह भी उम्मीद करता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। धामू की राय में हार मानना अब केवल वेंजी का सपना नहीं है, बल्कि उन दोनों की आम आशा है। धामू के शब्दों ने भाई को भावुक और प्रोत्साहित किया। आखिरकार उसने भागने की योजना छोड़ दी और जोखिम उठाने का फैसला किया। दूसरे दिन तियानजी ने धामू का खून अपने शरीर में पहले से ही छिपा लिया। डॉक्टर द्वारा खून निकालने के बाद वह दर्द से उछल पड़ा। फिर उसने अराजकता का फायदा उठाते हुए अपने खून की जगह धामू का खून डाला और इस तरह सफलतापूर्वक खून का थक्का निकाल दिया। भाई वेन, जो सोच रहे थे कि वे कक्षा से बच गए हैं, निश्चिंत हो गए। उस रात वह और उसकी महिला सहकर्मी उमा शराब पीने और नाचने के लिए बार में मिले। वे लंबे समय से एक दूसरे को पसंद करते थे और बस एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करना चाहते थे। जब भाई वेन और मैं मौज मस्ती कर रहे थे, तभी अली अचानक लोगों के साथ बार में पहुंच गया। भाई वेन पर अचानक जांच करने की तैयारी कर रहा था। पता चला कि अली को हमेशा से ही शक था कि उसकी पहचान का दिखावा करने वाला व्यक्ति उसका भाई है, इसलिए उसने उसका पता लगा लिया। भाई वेन, जो तैयार था, को अराजकता फैलानी पड़ी और उमा के साथ बार से भागना पड़ा। उसकी इस हरकत से न केवल अली को संदेह हुआ, बल्कि उमा को भी संदेह हुआ। हताश होकर वेन ने उमा के सामने सब कुछ कबूल कर लिया, लेकिन उमा ने उसे नहीं छोड़ा। इसके बजाय वेन ने उससे अपने प्यार का इजहार किया। अगली सुबह अली फिर से एरोस्पेस कंपनी में आया, भाई वेन से फिर से भिड़ने का इरादा रखते हुए। इस समय भाई वेन अभी तक काम पर नहीं आया था, इसलिए अली ने उमा से उसे भाई वेन के घर जांच के लिए ले जाने के लिए कहा। उमा ने अली के अनुरोध को सतही तौर पर स्वीकार कर लिया और अपने भाई को निजी तौर पर संदेश देने का अवसर पाया। भाई वेन, जो पहले से ही काम पर जा रहा था, ने जल्दी से धामू से संपर्क किया। वेन की मदद के लिए पुकार सुनकर वह दर्द सहता हुआ सीढ़ियों से पहली मंजिल पर चढ़ गया। उसने सबसे पहले दरवाजा खोला, कुर्सी पर बैठा, अपने कपड़े ठीक किए और दिखावा किया कि वह एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति है। फिर उसने शांति से अली और उमा का अभिवादन किया, जिन्होंने दरवाजा अंदर धकेल दिया। उमा की आड़ में जॉन ने अली के रक्त परीक्षण को सफलतापूर्वक पास कर लिया, लेकिन अली मूर्ख नहीं था। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके सामने वाला जॉन एरोस्पेस कंपनी वाले जॉन का भाई नहीं था। अली, जो असंतुष्ट था, वहां जाना चाहता था। यह एक निरीक्षण था। अब धामू को भी अंदर जाने की जरूरत थी, क्योंकि भूमिगत शहर में न केवल वेन के जीवन की बहुत सारी जानकारी थी, बल्कि वेन के लिए संग्रहित रक्त और मूत्र भी था। अली को सब कुछ मिल जाएगा जब तक वह अंदर जाता है। इस महत्वपूर्ण क्षण में पुलिस ने अली को बुला लिया। पता चला कि फेई ने मृतक की आंखों से टोल्यूनी निकाला था। आनुवंशिक तुलना के बाद पुलिस ने पुष्टि की थी कि हत्यारा एरोस्पेस कंपनी का निदेशक था और निदेशक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। जियांग पर हमला करने के लिए उन्होंने कीबोर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि दूसरे पक्ष के लॉन्च कार्यक्रम के निदेशक बूढ़े थे और सेवानिवृत्त होने वाले थे। यदि बिक्री योजना रद्द कर दी जाती तो वह विमान के प्रक्षेपण को अंतिम बार व्यक्तिगत रूप से नहीं देख पाते, जिसके कारण उनका यह प्रयास विफल हो गया। जियांग ने देखा कि गुआन को न्याय के कटघरे में लाया गया था और वेन को हत्या का संदेह हुआ। हालांकि अली ने जल्दी से पुष्टि की कि उसके भाई ने किसी और की पहचान का प्रतिरूपण करने का अवैध कार्य किया था।
उसने वेन को निजी तौर पर पाया और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करना चाहता था। शायद कई प्रयासों के कारण अली ने शुरू किया। उन्होंने अपने भाई की उत्कृष्टता को स्वीकार किया। उनकी राय में उनके भाई की वर्तमान उपलब्धियां किसी और की पहचान चुराने का नतीजा मात्र थीं। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे से असहमत रहते थे और उनमें से कोई भी हार नहीं मानता था। बाद में दोनों समुद्र तट पर आए और साहस का खेल फिर से खेलने का फैसला किया। इस बार भाई वैन ने खेल को अधिक आसानी से जीत लिया। उसने स्वयं से कहा कि जीवित रहने का रहस्य यह है कि किनारे पर वापस लौटने के लिए ऊर्जा बचाने की चिंता करना छोड़ दिया जाए तथा इसके बजाय अपने लक्ष्य की ओर पूरी ताकत से आगे बढ़ने का निर्णय लिया जाए। अपने भाई की बात सुनने के बाद अली का आंतरिक संघर्ष उसी क्षण गायब हो गया और उसने अपने भाई को जाने देने का फैसला किया। दूसरे पक्ष को अपने सपने को पूरा करने दें। जल्द ही वह दिन आ गया जब भाई वैन अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे। जॉन ने भाई वैन के बाएं हाथ में एक लिफाफा दिया। उन्होंने उड़ान भरने के बाद इसे खोला और जांच की। उन्होंने कहा कि वे भी एक नई यात्रा शुरू करेंगे। जॉन ने भाई वैन से कहा कि वे चिंता न करें क्योंकि उन्होंने उनके लिए बहुत सारा रक्त और मूत्र संग्रहित किया था जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये सुनकर भाई वैन ने धामू के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। धामू ने निश्चित रूप से कहा कि उसे भाई वैन का अधिक धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वह केवल अपनी कमियां साझा कर रहा था, पहचान, लेकिन भाई वैन ने उसके साथ अपना अनमोल सपना साझा किया। धामू को अलविदा कहने के बाद भाई वैन एरोस्पेस कंपनी में आए, लेकिन अंतरिक्ष यान में सवार होने से ठीक पहले एरोस्पेस कंपनी ने अस्थायी रूप से एक प्रक्रिया जोड़ दी। भाई वैन, जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी, केवल परीक्षण के लिए अपना मूत्र प्रदान कर सकते थे। डॉक्टर को तब कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब परीक्षण के परिणामों से पता चला कि वेनजी एक साधारण रोगी था और इस अंतरिक्ष मिशन में भाग लेने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं था। हालांकि जो बात अप्रत्याशित थी वह यह थी कि जिस डॉक्टर ने भाई वैन के जीन का परीक्षण किया वह महज एक संयोग था और उसने भाई वैन के जीन को सामान्य में बदल दिया। परिणामों के आधार पर यह परीक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो गया। यह पता चला है कि हर दिन वेनजी के रक्त और मूत्र का परीक्षण करने वाले डॉक्टर को लंबे समय से पता है कि वेनजी एक धोखेबाज है, लेकिन डॉक्टर ने उसे उजागर करने के बारे में कभी नहीं सोचा। डॉक्टर के विचार में जीन कभी भी उच्च और निम्न को मापने का मानक नहीं रहा है। डॉक्टर का अपना बेटा एक रोगी है, इसलिए वह वेनजी की पहचान नहीं पहनता है, न केवल वेनजी की रक्षा करने के लिए जिसके पास एक सपना है, बल्कि अपने बेटे की रक्षा भी करता है और हजारों सपने देखने वाले जो आगे बढ़ते रहते हैं। ये पता चलता है कि पूरी दुनिया उन लोगों की मदद करेगी जो अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कहानी के अंत में भाई वैन अपनी इच्छानुसार अंतरिक्ष में चढ़ गए और योजना के अनुसार लिफाफा खोला। इसमें कोई अक्षर नहीं था, केवल गेंद के बालों का एक स्तंभ था। इस समय गेंद फ्लोरोसेंट लाइट का टुकड़ा ले जा रही थी जिसका उसने एक बार इस्तेमाल किया था और मुश्किल से भस्मक में चढ़ गई, जिससे आत्मविनाश कार्यक्रम शुरू हो गया। आग की रोशनी में छोटे बॉल सर्कल के सामने छाया कार्ड ने सुनहरी रोशनी को प्रतिबिंबित किया। इसे बर्बाद करने से बेहतर है कि इसे जाने दिया जाए। जीवन मूल रूप से एक प्रतियोगिता है। कुछ लोग शुरुआती बिंदु पर हार जाते हैं, कुछ लोग अंत में जीत जाते हैं और हमेशा बदलती रहने वाली प्रक्रिया आपकी और मेरी जिंदगी है।